लंच ऑन द ग्रास के बाद में माने ने 2 साल के बाद में एक और सुविख्यात चित्र ओलंपिया नामक चित्र बनाया था। उसमें वही मॉडल थी जो कि लंच ऑन द ग्रास में बैठी है। फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में यह चित्र एग्जिबिट किया गया और ये इतना ज़्यादा समकालीन बना दिया कि इसका प्रसंग पौराणिक होते हुए भी वह चर्चा का विषय रहा था। और चित्र को जब कला मंत्रालय ने चित्र की रक्षा के लिए सिपाही भी नियुक्त कर दिए थे, क्योंकि इसका विषय तो प्राचीन था। शैया पर लेटे हुए एक वीनस है, सौंदर्य की देवी है, जो नग्न अवस्था में चित्रित की गई है। और ऐसे चित्र कई चित्रकार बना चुके हैं, जैसे हम देखते हैं कि टिशिया की वीनस ऑफ उर्बिनो हम देख सकते हैं, या फिर रूबेंस जैसे कलाकार हैं उनकी स्त्रियां हम देख सकते हैं। गोया ने बहुत सारे इस तरह के वीनस जैसे माजा जैसे चित्र बनाए थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वीनस है उसको टिशिया जैसा तो मिलता जुलता बनाया है, पर ये उसका अपराध रह गया कि समाज की जो कुख्यात जो प्रोस्टिट्यूट थी उसको उन्होंने ओलंपिया देवी के नाम पर प्रदर्शित कर दिया। और सत्य को इस प्रकार प्रकाशित करने की दृष्टता माने ने कर दी थी, क्योंकि इससे पेरिस की अनैतिक जीवन की स्पष्ट रूप से निंदा की जा रही थी, क्योंकि समकालीन जो समाज था उसका प्रत्यक्ष उसका चित्रण इस चित्रकार ने किया था। ओलंपिया के मुख पर ऐसे भाव चित्रित किए गए थे जैसे कि किसी प्रोस्टिट्यूट के फेस पे होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूडिटी है वो एक रियलिटी का जो दर्शन है वो करवाती है, और प्रतिष्ठित समाज के जो झूठ की या दोषयुक्त जो वृत्ति है उसको उन्होंने एक उपहास के रूप में चित्रित किया था। ओलंपिया माने की पूर्ण विकसित शैली की एक बहुत उत्कृष्ट नमूना था। चित्र को 2 मुख्य समतल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला तो है गहरी पृष्ठभूमि और दूसरा है हल्की अग्रभूमि, एवं छाया प्रकाश व घनत्व का भी लगभग पूर्णतः इसमें विरोध देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जो उसका फोरग्राउंड है उसमें एक काउच है, उसके साथ में तकिया है और चादर और ओलंपिया का एक आकृति को उसने चित्रित किया है, जो कि एक हल्की रेखा से ही अंकित की गई है। और जो पीछे उसकी सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड में है और काली पृष्ठभूमि में अस्पष्ट सी देखने को मिलती है हमको। चित्र के विषय से भी अधिक चित्र का आकार, सौंदर्य और हल्के गुलाबी, हरे, पीले और जो डल कलर है उनकी मनोहर रंग संगति यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलती है। लाइट एंड शेड, घनत्व, वर्ण आदि जो नैसर्गिक रूप के गुणों के विकास को शास्त्रोक्त सिद्धांतों द्वारा सादृश्य पर बल देने के बजाय माने ने आकार, सौंदर्य, रंग संगति, रचना कौशलता, इस प्रकार के जो विशुद्ध कलात्मक गुण हैं उनको महत्व देने की चेष्टा की है। और 20वीं सेंचुरी में माने के इस दृष्टिकोण की परिणति हम देखते हैं कि वस्तुनिरपेक्ष कला के रूप में होती है। अतः माने की कला कुर्बे व मिले की यथार्थवादी शैली से एकदम अलग है, क्योंकि उन दोनों की कला में जीवन संबंधी किसी विचार को लेकर चित्रण देखने को मिलता है। 1865 में नेशनल एग्जीबिशन में ओलंपिया नामक ये वाला चित्र सेलेक्ट हो गया, पर कास्तान्यारी ने उसको एक ताश का पत्ता कहकर उस चित्र की निंदा की। ओलंपिया की निंदा के बाद माने स्पेन चले गए थे। वहां का रंगीला जीवन देखने को वे उत्सुक थे, क्योंकि हम देखते हैं कि माने को जो रूढ़िबद्ध जो शिक्षा थी वह पसंद नहीं आती थी, और उनको ऐसा लगता था कि चित्रशाला एक कब्र है। तो माने यहाँ पर नियमबद्ध जो अध्ययन है वह जारी रखते हैं, पर उनको स्वच्छंद चित्रण में ज़्यादा इंटरेस्ट था।
माने का चित्र एब्सेंस ड्रिंकर, यह भी एक अनइवन दो पार्ट में सिंपली डिवीजन देखने को मिलता है। दोनों और दो ऑपोजिट कलर, दोनों एक दूसरे की तरफ चेहरा रखे हुए, रंग टेक्सचर कॉम्पोजिशन का यह चित्र बहुत अच्छा उदाहरण है। पर कंट्रोवर्सी होते हुए भी ये चित्र डिफरेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। 1859 में यह एब्सेंस ड्रिंकर राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए भेज दिया गया था। तब कात्यूर ने उसको देखकर उपहास किया था कि यह किसी एब्सेंस पीने वाले ने बनाया होगा। इस चित्र के बारे में माने ने लिखा, मैंने पेरिस में ऊंचा टॉप पहने हुए किसी निर्धन घुमक्कड़ को देखा और उसको वेलास्कस के सरलीकृत शैली में चित्रित किया। वेलास्कस से माने बहुत प्रभावित रहे थे। माने का यह चित्र स्वीकृत नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि माने के ऊपर जापानी चित्रकला का बहुत अच्छा असर था। जापानी प्रिंट्स वहाँ पर क्रॉकरीज के अंदर रैप होके आते थे और वहाँ पर यूरोप में उन चीज़ों की डिमांड थी। ऐसे चित्रों को माने ने देखा, प्रिंट्स को देखा और माने ने अपने चित्रों में परिवर्तन करना शुरू किया। हम देखते हैं कि जो ओलंपिया नामक जो चित्र है उसमें या उसका अनुकरण पुनः उनके एक एमिल जोला के व्यक्ति चित्र के पृष्ठभूमि की दीवार पर देखने को मिलता है और जापानी जो छापा चित्रण है वे भी वहाँ पे उसमें बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जापानी जो प्रिंट्स थे उनका प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। यूरोपीय चित्रकारों को जापानी जो प्रिंट्स थे उनका परिचय अचानक से हुआ था। जापान से जो चीनी मिट्टी के पात्र यूरोप लाए जाते थे पुराने कागजों में लपेटे हुए होते थे। इन कागजों पर कभी कभी जो जापानी आर्टिस्ट होकुसाई है, हिरोशिगे है, उनके छापा चित्र हुआ करते थे। इन छापा चित्रों से कुछ यूरोपीय कलाकार इतने प्रभावित हुए कि इन छापा चित्रों को प्राप्त करने हेतु चीनी मिट्टी के पात्र मंगवाए जाने लगे। पेरिस के एक विक्रेता ने साहित्यिक व कलाकार ग्राहकों के लिए जापानी छापा चित्र मंगवाए। 1867 में पेरिस की विश्व प्रदर्शनी में जापानी कला का विभाग पृथक किया गया, जिसमें जापानी छापा चित्र, अलंकरण युक्त कपड़े, कलापूर्ण पात्र, पंखे व हस्तकला के नमूने रखे गए थे। पेरिस के कई कलाकार जापानी कला से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी कला शैली में जापानी कला के कुछ तत्वों का समावेश किया, जिसमें माने जैसे कलाकार, विस्लर, देगा, वैन गोग, गोगवा, तुलुस-लौत्रेक जैसे आर्टिस्ट थे। इन चित्रकारों ने अपने कुछ चित्रों की पृष्ठभूमि में जापानी छापा चित्रों, पंखों, पात्रों आदि कलाकृतियों को चित्रित किया, जिससे वे जापानी कला से कितने आकृष्ट थे इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। जापानी कला के जो समतल तत्व हैं, रेखात्मकता है एवं कोमल और मनोहारी जो रंगांकन है, उससे वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। माने की कला में इन्हीं गुणों को पाश्चात्य अंकन पद्धतियों के अनुकूल परिवर्तित रूप में विकसित किया है। माने ने जापानी कला का अंधानुकरण नहीं किया। जापानी छापा चित्रों का और एक और विचार से भी नवीन चित्रकारों के लिए महत्वपूर्ण था। वे था चित्रकार जिन विषयों को लेकर चित्रण करना चाहते थे वे वैसे ही इन छापा चित्रों के भी विषय थे। जैसे हम देख सकते हैं कि रंगमंच, जो कैफेटेरिया है, जलपान गृह है, नृत्य गृह आदि के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, नट नटनिया आदि के व्यक्ति चित्र, समकालीन घरेलू सामाजिक प्रसंग। जापानी चित्रकला से प्रभावित होते हुए माने व अन्य यूरोपीय चित्रकारों की कला व जापानी छापा चित्रकला में पर्याप्त अंतर है। जापानी कला बारीक बाह्य रेखा से अंकित रूढ़िबद्ध आकारों में चित्रण करते थे, जबकि यूरोपीय चित्रकारों का रेखांकन स्वच्छंद देखने को मिलता है। जापानी कलाकार कल्पना से चित्रण करते थे और उनके चित्रों में छाया प्रकाश व वातावरण का वास्तविक प्रभाव नहीं है, जबकि
युरोपीय चित्रकार प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करते हैं और वास्तविक प्रभाव का पुनर्निर्माण उनकी कला का एक प्रमुख उद्देश्य रहा।